तो दोस्तों हम लोग जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। 5वीं प्रैक्टिस टेस्ट साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे थे जियोग्राफी की। इसका पार्ट ए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, जो प्रश्न संख्या 60 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपने पार्ट बी को। इसी टेस्ट सीरीज का पार्ट बी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप पार्ट ए को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, एक से बढ़कर एक कंसेप्चुअल प्रश्न उसमें बताए गए हैं। तो चले हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अपने प्रश्न संख्या 61 से। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, फैक्चुअल प्रश्न है। कह रहे हैं भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक यानी कलाकोट टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। तो किस भाग में है मेरे भाई कलाकोट तृतीय यानी टर्शियरी कोयला क्षेत्र? तो हिमालय में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर के जो नागौर ज़िला है वहाँ पर है। तो वहीं पर ये पाया जाता है, जो माना जाता है 6 करोड़ वर्ष पुराना यहाँ पर ये कोयला मिलता है। तो हिमालय पर्वत प्रदेश में ही है, जम्मू कश्मीर में नागौर ज़िले के पास है। तो यस, इतना आप समझ गए होंगे। आगे चले, वो जो पीर पंजाल जो है श्रेणी, उसके दक्षिण में ये है। आगे अगर दोस्तों हम लोग देखें यहाँ प्रश्न संख्या 62 वाले को, तो ये मिलान से संबंधित प्रश्न है। तो मिलान वाला हम लोग बड़े अच्छे से मिलाते हैं। एक तरफ आपको यहाँ पर खनिज दे दिया है, दूसरी तरफ राज्य। तो कौन सा खनिज किस राज्य में पाई जाती है, कौन सा मिनरल किस राज्य में, तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों जिप्सम को तो हम लोग जानते हैं, याद किए हैं ना, कि जीरा। तो मतलब जी से जिप्सम, जी से मतलब जिप्सम राजस्थान, तो जीरा। और दोस्तों यहाँ पर ये है फ्लोराइड्स, ये इस पार कहाँ है, ये गुजरात में है। और ये आपके यहाँ आ जाएगा निकेल, यानी ओडी गाड़ी में कील धंस गया तो निकेल। ये यहाँ पर ऑप्शन, ये जो पहला वाला है ये पहले से मिल जाएगा। तो हम एलिमिनेट करके देख लें, हमारा काम बन गया होगा। ए वाला आपके 4 पे जाएगा, यानी ये और ये तो पहले नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब यहाँ पर देखें, हमारा जो डी वाला है वो 2 पर जाना चाहिए, तो यानी डी वाला 1 पर जाना चाहिए। डी वाला दोनों में है तो और मेहनत करना पड़ेगा। सी वाला हमारा कहाँ गया है, 2 पे जाना चाहिए, गुजरात पे। तो सी वाला 2 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी बन जाएगा। बाकी एक जो ग्रेफाइट वाला बचा है तो ये अरुणाचल प्रदेश के पास आ जाएगा। तो आप भी दोस्तों जो मिलाने वाले में थोड़ा सा यही आपको ध्यान रखना पड़ता है मेरे भाई, गलत नहीं होगा कि जो सबसे ज़्यादा आप जिसको लेकर सबसे ज़्यादा क्लियर हों उसी को पहले मिलाकर फिर थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाए करिए। आगे चलें दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर साथियों, ये प्रश्न संख्या जो 63 वाला है, पूछा जा रहा है इसमें कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो यानी कहाँ पर लौह यानी आयरन जो ओर्स वाला नहीं है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर ये बादाम पहाड़ी को अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो यहाँ देखिए बादाम पहाड़ी, ये तो आयरन लौह खनिज है दोस्तों। ये कहाँ है, ये ओडिशा में है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ओडी लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। तो ये ओडिशा में है, ये आयरन अयस्क खनन क्षेत्र है, यानी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, ये तो है। तो यानी हमारा उसको बताना है जो नहीं है। तो बैलाडीला को देखें तो ये भी दोस्तों हम लोग जानते हैं, बैलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी दोस्तों आयरन से ही संबंधित है, लौह से संबंधित। अगर हम लोग यहाँ पर देखें अनंतपुरा में दोस्तों, तो ये कहाँ है, अ से अनंत, अ से आंध्र प्रदेश। तो अनंतपुरा आंध्र प्रदेश में है, ये भी आयरन से ही संबंधित है, आयरन खनन क्षेत्र। तो ये तीनों को अगर आप लोग आयरन खनन क्षेत्र वाला पढ़े होंगे तो ये आप एलिमिनेट कर दीजिए, यानी आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो यही जावर वाला नहीं होगा। तो भाई आखिर ये जावर वाला कहाँ है, ये राजस्थान में है, राजस्थान के उदयपुर में है। यह किसके लिए दोस्तों, जिंक या लेड, जिंक और ये लेड जो होता है इसके खनन क्षेत्र से संबंधित है। तो चले हम लोग, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। तो दोस्तों पढ़ने का यही मतलब होता है ना कि जितनी भी ऑप्शन है, तो आपको अगर ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हर एक ऑप्शन का दोस्तों सारे विकल्पों को तोड़ आपको निकालना पड़ेगा। आखिर जो है नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, इसका आप अगर हर चीज़ का अगर आप रीज़न जानने लगेंगे मेरे भाई ना, तो यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज करते ही नहीं होंगे मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप इंग्लिश वर्जन वाला भी प्रश्न को देखते जाएंगे। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, कथन दिए हैं, विचार करना है, बताना है सत्य कौन सा है। तो पहले वाले का अगर देखें तो कह रहे हैं हिमालय के उत्तरी ढाल, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, तो हिमालय का जो उत्तरी ढाल है, यानी ये नॉर्थ, ये उत्तरी ढाल, और ये मान लीजिए दक्षिणी ढाल है। तो कह रहे हैं हिमालय का उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यता, हिमालय का उत्तरी ढाल
दक्षिणी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यता प्राप्त होती है। नहीं मेरे भाई, यहाँ जो दक्षिणी ढाल है ना, विषुवत रेखा को एक तो नज़दीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये ज़्यादा सूर्यता प्राप्त करता है। और ये जानते हैं विषुवत रेखा से दूर है और यह सूर्यता कम प्राप्त करता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये मान लीजिए ये पश्चिमी हिमालय है और ये पूर्वी हिमालय है, यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जैसे हिमालय पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाती है, बंगाल की खाड़ी वगैरह है, तो इसलिए यहाँ विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग का ये भी गलत हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा। कह रहे हैं ना पूर्वी हिमालय में जब विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यस ये वाला आपका सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। तो मेरे भाई ऐसे ही प्रश्न जब मैं वहाँ पर अभ्युदय योजना में पढ़ा रहा था तो ऐसे ही बच्चों को देता था, ऐसे ही बच्चे वहाँ पर दोस्तों ऐसे। तो चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा। आप दोस्तों हमारा अगर थोड़ा सा साथ देंगे मेरे भाई, हमारा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को जैसे ही आप देखें तुरंत लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे अगर चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर किया करें मेरे भाई, क्योंकि अभी दोस्तों हमने शुरुआत किया है, अपनी जॉब छोड़कर हमने पूरा जी जान लगा दिया है अभी। तो अभी दोस्तों हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम सीमित संसाधनों से दोस्तों जितना हो सक रहा है आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना, तैयार करना। तो मेरे भाई आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और हो सके दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। चले मेरे भाई देखते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर देखते हैं साथियों हम लोग क्या होता है दोस्तों ना, कि नए बच्चे आते हैं तो वही व्यू देखते हैं, लाइक देखते हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे कंटेंट को जज करते हैं। तो यहाँ देखें, कह रहे हैं कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहाँ की ये कुमायूं हिमालय कहाँ से आ गया मेरे भाई? अभी जो मैं आपको बताया था ना, ये जो हिमालय है जो आर्क की तरफ है, तो ये इसको पश्चिम से पूर्व में कई हिस्सों में बांटा गया है। जैसे पंजाब या कश्मीर हिमालय बोल दिया जाता है इसे, और सबसे जो पश्चिम में है पंजाब हिमालय, और या कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। फिर इधर है कुमायूं हिमालय, फिर इधर है नेपाल हिमालय, फिर इधर है असम हिमालय। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं सिंधु और सतलज नदियों के बीच का ये क्षेत्र होता है, सतलज और काली नदी का बीच के क्षेत्र ये होता है, काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र ये होता है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र का ये होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बड़े बढ़िया से। तो यही है कुमायूं हिमालय सर्वोच्च चोटी नंदा है, बिल्कुल है मेरे भाई। यहाँ कर रहे हैं पश्चिमी घाट किसड़ा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल है मेरे भाई, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। कह रहे हैं ये भी सही हो गया। तीसरे में कह रहे हैं कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है, तो बिल्कुल करती है मेरे भाई। पूर्वी नदियां जो होती है, जो पूर्व की तरफ बहती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है, अपना मलबा वहाँ पर समुद्र में जाने से पहले अपना मलबा बहुत सारा छोड़ती हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, यानी 1 2 3 तो हमारा सही हो गया। अब हमारा कंफर्म हो गया, तो ये तो नहीं हो सकते। चौथे को जरा देख लें, कह रहे हैं जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, तो नहीं मेरे भाई, कावेरी नदी पर नहीं है। ये जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर। तो यहाँ पर ये याद रख लेंगे, तो आपका ये चौथा वाला गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। दोस्तों ऐसे पढ़ाई जाती है, कोई भी होता है इतने बड़े प्रश्नों को, हर एक ऑप्शन को, हर एक कथन को आप बताएं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये दोस्तों आपकी ऐसी मानसिकता डेवलप हो जाएगी ना, आपकी सोचने की, समझने की, तर्क वितर्क करने की बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाएगी मेरे भाई। क्योंकि आप जैसे पढ़ेंगे, जैसे सोचेंगे, जैसा आप माहौल बनाएंगे, उसी तरह से आपकी सोच होगी। तो चले हम लोग देखते हैं, एक एक चीज़ों को दोस्तों क्लियर करेंगे। आप थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको जो थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं नोट कर लिया करें मेरे भाई। आगे अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें, और वीडियो पॉज करके दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को 1 सेकंड के लिए जज किया करें हम कितना कर ले रहे हैं, इससे आपकी और मानसिक क्षमता बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जहाँ पर भी ऐसे आए नहीं है तो मार्किंग किया करें, गोला किया करें, नहीं तो ये आता हुआ आप गलत कर देते हैं, इसको नहीं को नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो देखें क्या करें, एक तरफ दर्रा दिया है, एक तरफ श्रेणी दिया है, कौन सा दर्रा किस श्रेणी में है? बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है जी बिल्कुल।
ये जो फोतुला दर्रा है ये जास्कर में है दोस्तों, तो ये भी सही है। और खारदुंगला तो आप जानते हैं लद्दाख श्रेणी में है। जब ये तीनों सही हैं, आप इसको लेकर डेफिनेटली हैं, तो इसका मतलब यही वाला गलत है। जेलिप्पा दर्रा कहाँ है दोस्तों? आप लोग जानते हैं जेलिप्पा दर्रा करके आप ऐसे पढ़े होंगे, तो ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। तो सिक्किम में है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कैलाश श्रेणी, तो यहाँ तो गलत हो जाएगी, तो और पीछे हो जाती है ना पश्चिम में, तो ये गलत हो जाएगा। ये सिक्किम की तरफ जो है, सिक्किम में है, तो कैलाश श्रेणी में हो ही नहीं सकता, तो यही वाला गलत हो जाएगा आपका। आगे अगर चलें दोस्तों हम लोग 67 वाले का अगर देखें, तो देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कथन दिए हैं, कौन सा सही है बताना है। तो चले एक एक कथन को हम लोग निपटाते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं जानबूझकर आपको यहाँ पर बता दूँ ना, कई सारा यहाँ पर जानबूझ के कई ढेर सारा मैं पर्वत और ये सब पर्वतों से संबंधित जो भारतीय जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं, इससे संबंधित मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न डाला हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसलिए जानता हूँ हर एक प्रश्न आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर करेगा, इसलिए मैं डाला हूँ जानबूझकर। तो आप थोड़ा सा चलते जाएंगे। यहाँ कर रहे हैं पश्चिमी घाट की अनाईमुडी और दोदा बेटा। यहाँ कर क्या है? पश्चिमी घाट की अनाईमुडी और दोदा बेटा, ये दोनों पहाड़ियाँ हैं। पर्वतीय चोटियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो मेरे भाई गलत बात है। क्यों गलत है? थोड़ा ध्यान से देखिए। पश्चिमी घाट की अनाईमुडी जो है पहाड़ी है दोस्तों, ये तो अन्नामलाई जो है अनाईमुडी पर्वत जो है अन्नामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित है। लेकिन ये दोदा बेटा जो है दोस्तों ना, ये वहाँ पर नहीं है। ये दोनों को उसी में बता दिए, लेकिन दोदा बेटी ये नीलगिरी पहाड़ी पर है। तो आप लोग जानते हैं नीलगिरी पर। तो यहाँ पर इन्होंने इसको गलत कर दिया, दोनों को एक ही जगह दिखाकर। इसका मतलब ये एक गलत हो गया, एक गलत हो गया, तो हमारा ये नहीं हो सकता। दूसरा देखें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर ये कहना चाह रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है, तो कह रहे हैं इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। नहीं मेरे भाई, उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण तरफ आती है ना, तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऐसे यहाँ मैं बता दिया हूँ। तो यानी दक्षिण की ओर जैसे आएगी ऊंचाई बढ़ जाएगी, उत्तर की ओर कम रहेगा। तो यहाँ इसका मतलब ये इन्होंने गलत कर दिया है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं, यस, गांठ के रूप में। यानी यहाँ पर ये पश्चिमी घाट और यहाँ पूर्वी घाट यहाँ नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। तो ये वाला तीसरा वाला इनका सही है। तो यानी ऑप्शन बी इनका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं दोस्तों। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, बहुत सारा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, बशर्ते आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप रील्स के एडिक्टेड नहीं हैं तो ऐसे वीडियो को झेल पाएंगे। तो उम्मीद है आप जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मानसिकता इस लेवल पर डेवलप हो गई होगी, तो ऐसी चीज़ों को सहन कर पाएँ। यहाँ देखें क्या कर रहे हैं, करेवा निक्षेप जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, आपको पहले ही बता दें। चले पहले अभी ऑप्शन बता दें तब बताते हैं। करेवा जाफरान, जाफरान का मतलब होता है दोस्तों क्या? जाफरान का मतलब केसर होता है। यानी करेवा जो मिट्टी, एक तरह से करेवा निक्षेप मतलब क्या है? एक तरह की मिट्टी है, बहुत उपजाऊ होती है। तो करेवा जो केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही है, सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये करेवा निक्षेप क्या है दोस्तों। ये जो घाटियां हैं दोस्तों, घाटियों में क्या था कि पहले झील का रूप में थी, फिर झील सूख गया, घाटियों में जो मलबा था वही मलबा बचा, वो बड़ा उपजाऊ था। तो दोस्तों उसमें जब ये जो उसका जो मलबा था वो केसर की खेती जो उसमें की गई, तो बहुत ज़्यादा उसमें बूस्ट हो गया, केसर की खेती के लिए बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गया। तो यही करेवा निक्षेप है, एक तरह की दोस्तों जो झीलें सूख गई उनका मलबा है, तो इसी के लिए इसको निक्षेप नाम दिया गया है। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 69 में ज़रा हम लोग देखें यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक एक प्रश्न आप मत छोड़िएगा मेरे भाई। करें पूर्वी तटीय मैदानों के संबंध में। पूर्वी तटीय मैदान मतलब आप लोग जान रहे, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये भारत का नक्शा हो गया। तो ये वाला जो है आपके यहाँ से यानी पूरब से लगा हुआ जो तट मैदान है ये पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्ट, और यहाँ पर जो लगा है ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपको वेस्ट लिख दे रहा हूँ। पूर्वी तटीय मैदान में दोस्तों क्या होता है कि नदियाँ जब पूरब की तरफ जो बहती हैं तो वो सागर में, बंगाल खाड़ी में मिलने से पहले दोस्तों अपना मलबा छोड़ देती हैं, यानी डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढाल नहीं है, तो यहाँ पर मैदान इसलिए चौड़े हो जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, पश्चिम की तरफ जो अपना नदियाँ बहती हैं यहाँ पर बहुत करार है, करार मतलब बहुत ज़्यादा खड़ी ढाल है, तो यहाँ पर वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मैदान बहुत पतला हो गया है,
क्योंकि अपना मलबा ही नहीं छोड़ी हैं, तो मलबा ही नहीं छोड़ती इसलिए पतला है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको आउटलाइन दे दिया। अब चले देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों की अपेक्षा पश्चिम तटीय मैदान चौड़ा है। तो मेरे भाई पहले मैं बताया पूर्वी तट का मैदान चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ सागर मिलने से पहले निक्षेप है, यहाँ पर अपना निक्षेप छोड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये चौड़ा है और ये पतला है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरे को देखें तो कह रहे पूर्वी तटीय मैदान पर महाद्वीपीय मगनतट की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पत्तनों का पोताश्रय विकास कठिन है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, कितना आपकी आंखें उसके सामने धूल झोंक रहे हैं। कह रहे पूर्वी तटीय मैदान महाद्वीपीय मगनतट की चौड़ाई कम होगा। क्या चौड़ाई कम है? चौड़ाई ज़्यादा है मेरे भाई। यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला भी इनका गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में करें इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो यह पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। मेरे भाई डेल्टा ही तो बनाती हैं, इसलिए यहाँ पर चौड़ा मैदान हो गया है। तो ये इसका मतलब ये भी इनका गलत हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, 3 गलत हो गए, 3 गलत हो गए। तो इसका मतलब 1 2 3 गलत हो गए। इसका मतलब बच रहा है आपका यही वाला, तो आपका यही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, केवल चौथा। क्यों सही है? क्योंकि तटीय मैदान सुनामी व सागरी तरंगों से प्रभावित है। जो बिल्कुल है, चाहे वो पश्चिमी तटीय मैदान हो या पूर्वी तटीय मैदान। जब तरंगे वगैरह आती है दोस्तों, सुनामी आता है, तो आसपास के रह रहे लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, उनका घर दुआर सब उजाड़ देती है। तो यस यही है, कहना चाह रहे हैं यस, दोनों सही, चौथा वाला सही है, सी आपका बनेगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग ये 70 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर बताना है छोटा नागपुर पठार के बारे में बताना है। छोटा नागपुर पठार के बारे में बताना है कि इसके चारित्रिक लक्षणों के बारे में, इसके लक्षण क्या हैं, तो उसी हिसाब से हमें सही उत्तर देना है। तो अगर हम लोग यहाँ दोस्तों पहले वाले को देखें तो कह रहे हैं कि ये ग्रेनाइटिक नीस के बने होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन काल के दोस्तों आप लोग जानते हैं, उसके ग्रेनाइटिक नीस से बने होती हैं, या जिनके चट्टान तो स्थिर भूखंड माने जाते हैं। तो ये बात तो इनकी सही है। कह रहे हैं इनकी ढाल दक्षिण की ओर है। तो मेरे भाई ये बात गलत है। छोटा नागपुर पठार का ढाल दोस्तों हर दिशा में एक समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर नहीं है, ये उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ऐसे है, उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ पर है थोड़ा सा। तो यहाँ पर वो उत्तर पूर्व की तरफ है दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं। इसका मतलब हमारा दूसरा तो गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। जहाँ जहाँ 2 है हमें निपटाना पड़ेगा सॉरी, अपने आप उत्तर हमारा निकल जाएगा। 1 और 3 सही है। तो इसका मतलब 1 और 3 सही है। तो क्यों सही है? छोटा नागपुर पठार पर पुराने बायनीकृत मैदान की उत्थिका वेदिकाएं अवस्थित हैं। तो बिल्कुल। चौथा क्यों गलत है? कह रहे हैं इस पर तीव्र करारों का अभाव पाया जाता है। नहीं मेरे भाई, तीव्र करारों का अभाव नहीं पाया जाता है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर भी ये गलत हो गया। इसकी विशेषताएं जो है, चारों ओर पाए जाने वाली तीव्र करार यहाँ पर पाई जाती हैं, बड़ी पॉपुलरिटी से पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा आपका। 1 और 3 आपका केवल बनेगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 71 को देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता दें। यही हिमाचल हिमालय पर ही दोस्तों शिमला मनाली यहीं पर अवस्थित है। तो यहाँ पर जैसे आपको जल्दी से बता दें, जैसे यहाँ पर कराकोरम हिमालय, ऐसे कराकोरम हिमालय, फिर लद्दाख हिमालय, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जास्कर श्रेणी। तो यहाँ पर ये जास्कर KLJP पीर पंजाल। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा धौलाधर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका शिवालिक। तो ऐसे है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को पढ़े होंगे। ऐसे जो इनका क्रम यही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका यही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर पहला वाले स्टेटमेंट को, तो कह रहे हैं इसका विस्तार झेलम और ब्यास नदियों के मध्य है। तो दोस्तों इसके मध्य है, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है, ये उसके और आगे नेपाल वगैरह तक भी है। तो इसलिए हम इसको गलत मान ले रहे हैं, क्योंकि ये इसके मध्य नहीं है, और ज़्यादा फैली हुई है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर गलत मान लेते हैं। पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने आप जहाँ जहाँ 1 है आप हटा देंगे तो अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा कि 2 वाला है। तो इससे क्या होता है कि 2 केवल सही है, 3 भी गलत है। तो 2 क्यों सही है कि कांगड़ा घाटी धौलाधर श्रेणी के गिरपद में स्थित है। तो ये बात सही है। यहाँ लघु हिमालय ये क्यों गलत हो गया? कह रहे हैं लघु हिमालय का दक्षिणी ढाल मंद है, वह घने वनों से ढका हुआ है। तो नहीं मेरे भाई, इसका जो वनस्पति तो यहाँ पर कम पाई जाती है, और यहाँ पर दक्षिणी ढाल जो है अत्यधिक तीव्र है। तो यहाँ पर मंद थोड़ी ना है, और ये घने वन भी यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो सी वाला केवल आपका केवल 2 हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 72 को देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। स्टेटमेंट में भी घुसा दिया जाएगा, फैक्ट में भी पूछ लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यानी चारों में से एक नहीं है, उसी को पकड़ना है। तो यहाँ एक तरफ आपको बंदरगाह से संबंधित कुछ फैक्ट दिया है और एक तरफ उसका शहर दिया है। तो कौन सा फैक्ट किस शहर के लिए, कौन सा बंदरगाह किस शहर के लिए है तो बताना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन यानी इसका मतलब हिंदी में विभाजन का संतान, विभाजन का बच्चा। तो यहाँ पर जो गुजरात के कांडला में, गुजरात के कच्छ में जो बंदरगाह है उसका नाम यहाँ पर कांडला है, लेकिन इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों विभाजन के समय जो एक कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया, तो हमारा उत्तर पश्चिम का व्यापार ठप हो गया, तो इसीलिए विभाजन के जस्ट तुरंत बाद बनाया गया। तो इसीलिए इसे चाइल्ड ऑफ पार्टीशन यानी विभाजन का संतान बोला जाता है, यानी विभाजन के बाद जस्ट इसे पैदा किया गया, बनाया गया। तो ये सही है अपनी जगह पर, लेकिन ध्यान रहे हमें गलत पूछा जा रहा है। नदी पत्तन दोस्तों कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता बंदरगाह को नदी पत्तन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सागर से लगभग 250 किलोमीटर दूर पर है और इसे हुगली नदी की सहायता पर से इसे बनाया गया है, उससे हुगली नदी को लेकर व्यापार होता है इसमें। तो ये भी सही है दोस्तों। कृत्रिम बंदरगाह एन्नौर में, आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में है ये एन्नौर कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये भी सही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक बंदरगाह कह रहे हैं चेन्नई है, तो नहीं मेरे भाई, जो चेन्नई है ना ये कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल है इसीलिए दिया है। तो इसका मतलब कौन गलत हुआ, यही डी वाला गलत हुआ, तो डी वाला ही उत्तर होगा आपका। और अपनी अपनी जगह पर तो सब सही थे, सबको याद कर लीजिए लिख कर, लेकिन गलत डी वाला था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कृत्रिम होना चाहिए था, जो प्राकृतिक दे दिए हैं। आगे चले हम लोग देखे हैं यहाँ पर 73 को देखें आपसे पूछा जा रहा है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप कौन सा है। तो 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना कि अंडमान निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री, तो ऐसे ही है ये यहाँ पर इसके 11 डिग्री चैनल, तो याद कर लेंगे, कई बार ये पूछा गया है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग चलें देखें यहाँ पर तो 74 में आपसे जो पूछा जा रहा है, तो आपसे कह रहे हैं कि तमिलनाडु तट वर्षा, तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु का जो तटीय वर्षा, वहाँ पर वर्षा ऋतु शुष्क रह जाता है, यानी बरसात का जो मौसम आता है तमिलनाडु का तट उस समय वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, न के बराबर होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, यस बिल्कुल उसके समानांतर पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पर उसे जो है जो आर्द्रता भरी हवाएं हैं कोई रुकने का वजह नहीं होता यहाँ पर, तो ये सही है। दूसरा कह रहे हैं कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, यस ये दक्षिण पश्चिम मानसून होती है तो अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, तो ये भी सही है इनका। तमिलनाडु तट समुद्री जलवायु का प्रभाव है, तमिलनाडु तट पर समुद्री जलवायु का प्रभाव है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका 3 नहीं होगा, 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यही बी वाला हो जाएगा, तमिलनाडु तट पर समुद्री जलवायु का प्रभाव है, तो ऐसा नहीं है। तो चले आगे देखें हम लोग यहाँ प्रश्न संख्या अगर हम लोग 75 को देखें तो कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा गलत है, ध्यान रहे गलत पूछा जा रहा है। तो अन्नामलाई पहाड़ी अवस्थिति नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है। तो मेरे भाई आप लोग को पढ़े होंगे ना कि अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है, तो अन्नामलाई यहीं पर दोस्तों सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, और यहाँ पर ये नीलगिरी आपका यहाँ है, नीलगिरी नॉर्थ में पड़ जाता है, अन्नामलाई थोड़ा साउथ में, तो यहाँ पर ये अन्ना ए लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा जा रहा है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये भी सही है। पर्यटक स्थल कूटी जो है कह रहे हैं अन्नामलाई पर स्थित है, नहीं मेरे भाई, हम लोग कूटी ऐसे नाम बोलते हैं ना कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, कूटी जा रहे हैं, ऊटी जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये अन्नामलाई नहीं है दोस्तों, ये कहाँ है, ये नीलगिरी है, तो यहाँ पर याद रखे रहिएगा ये नीलगिरी में, यानी गलत यही हो गया है। और बाकी कोडाईकनाल पलानी पहाड़ी पर स्थित है, तो सी वाला यहाँ पर गलत था। आगे अगर हम लोग चले बढ़े देखें तो 76 में आपसे कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, तो देखें सही क्या है मेरे भाई, तो सही हमें बताना है। भारत के पश्चिम तटीय मैदानों की तुलना में
पूर्वी तटीय मैदानों में जनसंख्या का बसाव अधिक है। तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, वही जो मैंने बताया था कि यहाँ पर नदियाँ करार है ज़्यादा, तो नदियाँ यहाँ मलबा नहीं छोड़ती। मैदान पतला है, मैदान पतला है तो कृषि वगैरह कम होती होगी, खेती कम होती। इधर मैदान चौड़ा है क्योंकि नदियाँ अपना मलबा छोड़ती हैं, तो मैदान ज़्यादा है, कृषि ज़्यादा होगी, जनसंख्या का बसाव भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए पूर्वी मैदान की तुलना में जो यहाँ पर पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में जो है जनसंख्या का बसाव अधिक है। तो ये बात सही है। दूसरे में कह रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है तथा कृषि के दृष्टि से उपयुक्त है। वही मैंने अभी बताया, तो जस्ट बिल्कुल सही है। पूर्वी मैदान में कृषि वगैरह ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। बहुत अच्छा, आगे चले दोस्तों हम लोग देखते हैं। वीडियो को दोस्तों आप लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों, बार बार थोड़ा सा कहना पड़ता है मेरे भाई, हमारी मजबूरी है, तो आप लोग कर दिया करें मेरे भाई, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप यहाँ देखिए कह रहे हैं कि 77 में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं यहाँ पर नीति यहाँ पर दर्रा, तो यहाँ पर नीति दर्रा कहाँ है दोस्तों? ये तो उत्तराखंड में है, आप लोग जानते हैं नो डाउट। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर और आगे देखें, यहाँ पर इसके आगे तो कह रहे हैं सेनकोट्टा बोमडीला दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये तो फैक्ट है, ये तो आप लोग जानते हैं। ये और ये तो हर बच्चे को पता होगा। जो ज़्यादातर कंफ्यूज होंगे ये सेनकोट्टा दर्रा ये जम्मू कश्मीर है कि नहीं, यानी 1 और 3 तो हमारा कन्फर्म है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर 1 और 3 को लेकर कन्फर्म हो गए तो इसका मतलब है ये तो अब हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, यही हो जाएगा। आप दूसरे के बारे में नहीं भी जानते होंगे तो फिर भी आप आराम से कर लेंगे। तो अब बताते हैं मेरे भाई सेनकोट्टा दर्रा ये कहाँ है। तो सेनकोट्टा दर्रा ये जो जम्मू कश्मीर दे दिया है तो ये गलत है। ये कहाँ है दोस्तों? ये केरल में है। तो याद रख लेंगे आप, यहाँ पर सेनकोट्टा दर्रा केरल और तमिलनाडु के आसपास है। आगे चले हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, आगे चले यहाँ देखते हैं 78 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि पहाड़ियों में महाराष्ट्र में कौन सा अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियों का नाम दिया है, महाराष्ट्र में कौन सा अवस्थित नहीं है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं आखिर महाराष्ट्र में कौन सा अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ग्वालीगढ़, ये भी तो महाराष्ट्र में है, और ये ग्वालीगढ़ महाराष्ट्र में है, सतमाला भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में है। यानी 1 3 4 यहाँ पर कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। अच्छा सॉरी देखो मैं यहाँ मार्किंग नहीं किया तो कंफ्यूज हो है, कौन सा नहीं है। तो 1 3 4 हैं, तो 1 3 4 हैं, तो इसका मतलब ये सब हमारा उत्तर नहीं होंगे, हमारा उत्तर यही 2 हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये महादेव कहाँ है दोस्तों? तो महादेव को जानते होंगे, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसका हिस्सा है सतपुड़ा। तो आप लोग जानते हैं कहाँ है, ये एमपी में, याद रखे रहेंगे, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 79 को देखिए, जरा सा भी आप अपना पेशेंस मत खोइएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कुमायूं हिमालय के विषय में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। कुमायूं हिमालय, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये हिमालय जैसे है, इसको दोस्तों नाम दे दिया है, बांट दिया गया है। दोस्तों कैसे बांटा गया है? यहाँ पर पंजाब या कश्मीर हिमालय बोला जाता है, फिर इसके आगे क्या है? कुमायूं हिमालय, फिर इसके आगे क्या है? नेपाल हिमालय, फिर इसके आगे क्या है? असम हिमालय। तो यही है जो यहाँ पर दोस्तों वो पंजाब हिमालय है, ये कहाँ से? सिंधु और सतलज नदी के बीच है। और ये कुमायूं हिमालय कहाँ है? सतलज से काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नेपाल में कहाँ है दोस्तों? काली से तिस्सा नदी के बीच का क्षेत्र है। असम में दोस्तों कहाँ है? तिस्सा यानी दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। तो ये इतना आप जान गए तो समझ लो आप सब कुछ जान गए। तो आगे थोड़ा देखते रहिएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहे हैं? इसका विस्तार काली एवं तिस्सा नदी के मध्य है, यानी इसका विस्तार काली एवं तिस्सा यानी कुमायूं हिमालय का काली एवं तिस्सा है। तो नहीं मेरे भाई, कुमायूं हिमालय का काली और तिस्सा कहाँ है? थोड़ा देखिए ध्यान से, काली और तिस्सा के बीच नहीं है, यह सतलज और काली के बीच का क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो एक ये हमारा गया। अब हमारा देखते हैं, यानी यहाँ कुमायूं हिमालय पर ही केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे अनेक महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं। जी बिल्कुल, ये तो सत्य है। मिलाम और गंगोत्री हिमनद इसी क्षेत्र में है, यस ये भी सही है। यहाँ पर करें दून घाटियाँ शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र है, यस बिल्कुल सही है। यह भी आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे आप अगर उत्तर से दक्षिण के अगर पर्वत श्रेणियों के बारे में देखोगे तो दोस्तों जैसे ये कुमायूं हिमालय एक सेकंड, यहाँ पर जैसे अगर ऐसे बात करें हम लोग यहाँ पर, तो जैसे हिमालय को अगर 4 श्रेणियों में हम लोग बांट कर देखते हैं ना, सबसे जो उत्तर की तरफ है ट्रांस हिमालय,
फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद ये मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद यहाँ जगह नहीं है, मध्य हिमालय के बाद ये कौन सा आ जाता है, सबसे बाहरी या शिवालिक जिसे हम बोल देते हैं, तो ऐसे लिख दे रहे हैं। यानी मध्य और शिवालिक के बीच के ही क्षेत्र को दून कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। तो मेरे भाई हमारे पास संसाधन उस तरह का नहीं है, जो भी छोटे मोटे संसाधन है इसी से मैं आपको भरपूर आउटपुट देने का कोशिश करता हूँ। तो चलें दोस्तों, ऐसे ही आप पढ़ा करिए दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। आगे चले, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 80 वाले में। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत श्रीलंका के बीच क्या अवस्थित है। तो दोस्तों भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है, न्यूमोर द्वीप तो दोस्तों ये तो है नहीं यहाँ पर, वो तो उधर हो जाता है। ये केवल यही दोनों हैं आपसा। ये आपका जो हो जाएगा ये 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यही, पाक और श्रीलंका के बीच को यही 2 खाड़ी हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ पर हम लोग देखें तो 81 में आपको जो दिया गया है, पूछ रहे हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सा सही है। पश्चिम तटीय मैदान, तो देखें पश्चिम तटीय मैदान मध्य में कह रहे हैं चौड़े, परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है। नहीं मेरे भाई, आप देखोगे पश्चिम तटीय, यहाँ जो पश्चिम तटीय मैदान है ना, तो मध्य में चौड़ा नहीं है, मध्य में पतला है, लेकिन किनारे किनारे पर चौड़ा है। यहाँ पर एक डमरू की तरह कह सकते हो। तो यहाँ पर बीच में पतला है, तो यहाँ पर करें बीच में चौड़ा है, तो बीच में चौड़ा नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे यहाँ दूसरा वाला देखें, पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। तो यस दोस्तों, ये है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों पतला सा है, थोड़ा जल में डूबे रहते हैं, तो ये भी बस सही है। तो ये भी सही है, 2 वाला आपका सही हो जाएगा। अब तीसरे वाले में करें, पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। नहीं मेरे भाई, डेल्टा पश्चिम तटीय, सॉरी ये सही है, पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये बात सही है। क्योंकि दोस्तों डेल्टा बनाती होती तो इसका भी मैदान चौड़ा रहता है। डेल्टा तो ये पूरब की ओर जो बंगाल खाड़ी में बहती हैं वो हैं। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, 2 और 3 सही है, सत्य पूछा जा रहा है, बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। आगे हम लोग देखें अगर 82 में, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि पश्चिम तटीय पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। तो पश्चिम तटीय पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है, बिल्कुल करता है मेरे भाई। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, यहाँ पर खड़ी ढाल हैं, करार हैं, तो यहाँ पर टूट फूट ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर बंदरगाह वगैरह बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि खाड़ी टाइप का यहाँ पर वो मिल जाता है। तो प्राकृतिक परिस्थितियाँ ज़्यादा मेहनत करके नहीं बनानी पड़ती है, तो ये बात सत्य है। पश्चिम तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो यस, यहाँ पर ये सही हो जाएगा इनका, इसका कारण भी है यही। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आप बहुत सारा फैक्ट सीखने वाले हैं, अभी आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखें क्या लिखा है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन, कौन सा हमारा युग्म, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो पहले आपको झट से यहाँ पर बता देते हैं, याद हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान दोस्तों यहाँ गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है। हालांकि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन ये गिना नहीं जाता है, केवल टच होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान कितने राज्यों में फैला है दोस्तों, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मतलब KR लिख दे रहे हैं, फिर केरल। तो इन्हीं जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है। पूछा जाता है, रट लीजिए, याद कर लीजिए। जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों पश्चिम तटीय मैदान, उसे हम लोग कठियावाड़ तट बोलते हैं। यहाँ पर ये तो आप जानते होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप पढ़े होंगे ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें और आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा में जो पड़ता है उसे हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। तो ये भी आप लोग जानते हैं मेरे भाई, तो ये भी आप लोग जानते हैं, यहाँ पर भी डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक हालांकि मालाबार तट में ये आ जाता है यहाँ पर, और मालाबार में जो है केरल भी आ जाता है यहाँ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो लिख दिया है कि केरल कोरोमंडल तट पे पड़ता है दोस्तों, यही बात यहाँ पर ये गलत हो जाती है। ये तो कोरोमंडल तो ये पूर्वी जो मैदान है वहाँ का है ना, तो ये यहाँ पर थोड़ी ना है, तो ये मालाबार में ही आता है केरल, तो कोरोमंडल नहीं होगा। तो यानी गलत हमारा पूछा जा रहा है, तो गलत डी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, आगे चलें अगर हम लोग देखें 84 में, तो पूछा जा रहा है हमसे कि विचार करना है, हमें बताना है कौन सा हमारा सत्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कयाल कोंकण तट की जो है विशेष स्थलाकृति है। तो यस, यहाँ पर जो कयाल है तो कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है।
ये बात तो सही है। यहाँ पर कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए अंतःस्थलीय नौकायन के लिए जाना जाता है। यस दोस्तों, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो दोनों के दोनों हमारे सत्य हो गए। आगे चलें, अगर हम लोग देखें 85 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य है। तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े एवं उभरे हैं। तो वही बात यहाँ पर मैं कब से आपसे बता रहा हूँ, पूर्वी तटीय वाला चौड़ा और उभरा है, पश्चिमी तटीय वाला पतला और संकीर्ण है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। कब से वही चिल्ला रहा हूँ, बिल्कुल बनाती हैं। यहाँ वाली नहीं बनाती हैं क्योंकि ये ढाल पर हैं, ये भी सही है। पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो 3 को तीनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे चले, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 86 में। तो कह रहे हैं कि निम्न जो है हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यह कौन से दून प्रसिद्ध है? तो कौन से दून प्रसिद्ध हैं मेरे भाई? तो सभी दून प्रसिद्ध हैं। अभी मैंने आपको बताया था दून के बारे में ना, दून के बारे में अभी जस्ट आपको यहाँ पर मैंने बताया था मेरे भाई कि जो मध्य हिमालय और सबसे जो मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच के क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये बीच का क्षेत्र दून कहते हैं। तो ये देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे दून हो जाएंगे। आगे चले, यहाँ पर आप समझ ले, ध्यान से किए होंगे तो कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 87 को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो कश्मीर हिमालय के, अगर वही मैंने कब से बताया था दोस्तों, पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय हम बोलते हैं। फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उसके बाद ये असम हिमालय। तो यहाँ पर जो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत बात की जा रही है, यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाब, जास्कर, ये सभी आती हैं। KLJP हम लोग पढ़े हैं ना ऐसे, यहाँ पर KLJP, तो ये चारों उसी कश्मीर हिमालय में ही आती हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 88 को देखें तो मिलान से संबंधित प्रश्न दिया है। कई सारा आप यहाँ पर फैक्ट सीख जाएंगे। एक तरफ दर्रा, और वो दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, ये मिलाना है। तो जो जिला दोस्तों हम लोग जानते हैं यह ग्रेट हिमालय से संबंधित है, जो जिला, तो ये हो जाएगा बृहद हिमालय। और बनिहाल पीर पंजाल है, इसको तो पता ही है आपको। और यहाँ पर जो खारदुंगला है तो लद्दाख, तो ये लद्दाख पे है। और बाकी ये फोटुला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा? A1, B3, तो आपका डी वाला बन जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 89 का अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है हिमालय के 3 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर दी गई है। बृहद हिमालय, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। फिर यहाँ पर दोस्तों आ जाता है मध्य हिमालय, इसे ही लघु हिमालय भी बोल देते हैं ये। और अंत में आता है यहाँ शिवालिक हिमालय। तो ये ऐसे आपका जो पैटर्न बना है पूछा जाता है, इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों ट्रांस वाले को छोड़कर ये तीनों पूछा जा रहा है कहाँ है, तो दोस्तों यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी बन जाएगा। आगे अगर हम लोग चले देखते हैं, ऐसे ही दोस्तों थोड़ा सा मैपिंग करके, ये सब मैपिंग वाली चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा अगर मैप से नहीं समझोगे तो दिमाग से उतर जाएगी। म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा करती है? तो अगर दोस्तों आप मैप अगर थोड़ा सा अगर देखे होंगे, ये नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए है अपना, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो है यही म्यांमार से लगेगी। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही 4 ही है दोस्तों जो वहाँ पर म्यांमार से सीमा साझा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 4 राज्य दोस्तों अपना भारत से म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। आगे दोस्तों है कि ज्वालामुखी द्वीप, बैरन द्वीप कहाँ है? ज्वालामुखी आप लोग जानते हैं भारत के एकमात्र सक्रिय जो है ज्वालामुखी मौजूद है अंडमान निकोबार में। तो वो कहाँ है दोस्तों? बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये भारत में है, अंडमान निकोबार में, जानते हैं यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। आगे अगर हम लोग देखें 92 में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वही 10 डिग्री अक्षांश द्वारा किसे अलग किया जाता है। तो मैं शुरुआत में ही बता दिया था जब 11 वाला आया था, तो अंडमान निकोबार यहाँ पर बता दिया था। और यहाँ पर तो बाकी सब यहाँ पर आप जानते ही हैं। आगे चले, यहाँ पर देखते हैं, यानी हमारा ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 93 वाले को देखें तो कह रहे हैं कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो ये देशांतर के बारे में पूछा जा रहा है। आप लोगों को देशांतर के बारे में दोस्तों ये पता होगा, आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अक्षांश पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बेंगलुरु होंगे। आपको दूरी नहीं है, ये अक्षांश है, तो थोड़ा सा इसमें गहराई में उतर कर बताना होगा, तो आप थोड़ा सा अक्षांश देख लीजिएगा इसका। आगे यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है। तो सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में कौन है। तो मेरे भाई कई बार मैं आपको शायद अगर हमारी पिछली टेस्ट सीरीज पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल प्रदेश का जो किबीथू है और ये गुजरात का जो गुहार मोती है, सबसे पश्चिम ये गुहार मोती, सबसे पूरब का ये आपका किबीथू। तो यही है दोस्तों, इन दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर है। तो यही है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और जो है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको मैं कई बार यहाँ पर बताऊँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पूर्वी क्या हो जाता है दोस्तों हमारा, सबसे पूर्वी हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाता है, और सबसे दक्षिणी क्या हो जाता है दोस्तों, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि से लगे तो कन्याकुमारी, नहीं तो फिर इंदिरा कॉल। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है, गुजरात का गुहार मोती, और यहाँ पर किबीथू अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर आप देख देंगे 2 घंटे का अंतर पाया जाता है 30 डिग्री का। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर प्रश्न संख्या अगर 95 को देखें तो कह रहे हैं कि भारत के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ के बताना है सत्य क्या है। तो कह रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। नहीं मेरे भाई, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4 यानी लगभग 2.5% है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 लिखकर गलती कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत की कह रहे हैं उत्तर पूर्वी सीमा पर, नॉर्थ ईस्ट सीमा पर भ्रंतोष्य पर्वत अवस्थित है। तो भ्रंतोष्य पर्वत नहीं है मेरे भाई, ये जिसे वलित पर्वत अवस्थित है, वलित वाला। तो भ्रंतोष्य यानी ब्लॉक माउंटेन नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ये भी। तो कौन सही है, डी वाला हमारा हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें देखें तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और बताना है कि सही क्या है। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऐसे हम लोग बना लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा हम लोगों को। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग बात करें तो करें उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर की अपेक्षा अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण वाला अधिक है, तो यस मेरे भाई, ये वाला जो है उत्तर से दक्षिण वाला जो है, अगर देखें आप ये वाला, तो ये वाला है दोस्तों आपका लगभग 3200 पड़ जाता है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और ये वाला जो पड़ जाता है पूरब से पश्चिम वाला का अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर है, 2930 किलोमीटर है या 33 किलोमीटर के आसपास है। यानी ये नॉर्थ साउथ वाला ज़्यादा है। वैसे भी आप भारत का मैप अगर देखेंगे तो ऐसे खूब लंबा सा फैला है। तो यहाँ पर ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, अधिक तो है बिल्कुल। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक यामोत्तर समय रेखा है। बिल्कुल दोस्तों, 82.5 डिग्री रेखा है जो प्रयागराज या मिर्ज़ापुर के आसपास से जो गुजरती है। आप लोग जानते हैं 82.5 डिग्री कितने राज्यों में गुजरती है। तो सही है, दोनों सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यही पूछ लिया जाता है कि पूर्वी देशांतर रेखा भारत का जो मानक यामोत्तर समय रेखा है, तो ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहला तो यूपी हो गया दोस्तों, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तो यानी 5 राज्यों से गुजरती है, यहाँ याद कर लेंगे इसे। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आपसे पूछा जा रहा है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है। तो कई बार मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर लक्षद्वीप और मालदीव को, इसको अलग करती है। यहाँ पर अंडमान निकोबार तो ये 10 वाले का अलग करती है, अभी आया था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 98 वाले तो कह रहे हैं कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। तो कर्क रेखा के निकटतम क्या है मेरे भाई, अगर जैसे यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जैसे ये है, ये मालिक ये है, और ये आपका 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा हो गई, तो ये आपका विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यहाँ पर ये मकर रेखा है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पर कर्क रेखा पर कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है, भारत की जो यहाँ पर राजधानी दी गई है, तो यहाँ पर आइजोल, राजकोट, इम्फाल, कोलकाता,
तो यहाँ पर ऐसे कौन से हैं जो कर्क रेखा से निकटतम हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए फैक्चुअल ज़्यादा है। जो फैक्चुअल ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा दोस्तों चैलेंज करते हैं हम लोगों को आगे पढ़ने में। तो यहाँ पर राजकोट, इम्फाल तो यहाँ पर ये मणिपुर वाला हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, यही आइजोल वाला होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आइजोल है यहाँ पर, ये आइजोल कर्क रेखा से इसकी दूरी अगर देखेंगे तो ये कम है, यहाँ पर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि वही पास में ही है ये। यहाँ पर इसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा सा ना कि जो होता है कि लैटिट्यूड यानी अक्षांश को थोड़ा सा समझना पड़ेगा अक्षांश के बारे में। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती हैं? तो सबसे अधिक सीमा साझा तो दोस्तों उत्तर प्रदेश करता है, 8 राज्यों से कर लेता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, तो यहाँ यूपी है नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ कुल 7 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, बाकी यहाँ जो सब दिए हैं सब 5-5 से करते हैं यहाँ। तो आगे चले अगर हम लोग देखें साथ में अगर आप लोग को देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है सिक्किम राज्य, सिक्किम आप लोग जानते हैं भारत का राज्य, तो इसके बारे में करें ये किससे घिरा हुआ है? तो ये किससे घिरा है मेरे भाई? सिक्किम को अगर आप देखोगे तो मेरे भाई ये तो ऐसे पश्चिम बंगाल के ऊपर ऐसे हुंडी करके ऐसे बैठा हुआ है ना, तो पश्चिम बंगाल के ऊपर, तो एक तो पश्चिम बंगाल तो होगा पक्का है, तो पश्चिम बंगाल होना चाहिए। और ऊपर से आप देखोगे चाइना इसको हल्का सा दबाया हुआ है, चाइना, और इधर आप देखोगे कि भूटान, यानी चाइना इधर से दबाया है, भूटान इसके राइट में जस्ट है दोस्तों, और आप लेफ्ट में देखोगे नेपाल है, तो नेपाल, तो यहाँ पर क्या है चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे अगर चलें हम लोग देखें यहाँ पर 101 में, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल वलयों और प्रवाल भित्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये लक्षद्वीप आप लोग जानते हैं, यह अरब सागर में है, इसमें कुल 36 द्वीप हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यह प्रवाल भित्तियों से की मदद से ये बना है। आगे अगर हम लोग चले देखें यहाँ पर 102 में, तो मैकमोहन रेखा के बारे में बात किया जा रहा है। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के साथ संबंधित है? तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये चाइना के साथ 1913-14 के आसपास ये मैकमोहन एक ब्रिटिश थे, उन्होंने ही खींचा था ये लाइन, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। आप पाकिस्तान का पूछे तो रेडक्लिफ बता देंगे, और पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान का पूछे तो डूरंड बताएंगे। तो इस शहर का पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक दूरी सबसे नज़दीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार है उसकी राजधानी। तो यहाँ पर ये शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक कहाँ पड़ता है? तो पोर्ट ब्लेयर से अगर हम लोग देखें कौन सा सबसे नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका एक तो कुआलापुरम, तो ये कोलकाता तो यहाँ पर नहीं होगा, यांगून को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा, यही यांगून ही होगा दोस्तों। क्यों होगा यांगून? क्योंकि आप देखेंगे यांगून जो म्यांमार में पड़ता है, यहाँ इसकी 590 किलोमीटर के आसपास, 600 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर ये दूरी पड़ जाती है। यहाँ से ये नज़दीक है भौगोलिक रूप से कहा जा रहा है। और बाकी ये सब देखेंगे तो ये सब ज़्यादा, कोलकाता को देखते हैं तो कोलकाता के लगभग 1000 के ऊपर पड़ जाता है, सिंगापुर तो बहुत दूर हो जाएगा, यही यांगून ही होगा आपका। तो प्रश्न संख्या 104 को अगर हम लोग देखें तो कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में कौन सा अपना डेल्टा बनाती है मेरे भाई? महानदी बनाती है। बहुत अच्छा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 105 में जो दिया गया है, कह रहे हैं कि तेल नदी किसके निम्नलिखित नदियों में से किसकी एक सहायक नदी है? तो दोस्तों ये महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी एक महानदी जो है तो उसकी सहायक नदी है। महानदी इसमें है नहीं, तो आप ई वाला को लगा देंगे। आगे अगर चलें हम लोग देखें यहाँ पर 106 में, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित नदियों के घाटों में उनमें जल का अभाव है। तो किन नदियों के घाटों में जल का अभाव है? तो दोस्तों ये न्यूज़ में हमेशा बना, साबरमती और ये ताप्ती, साबरमती और ताप्ती, इन्हीं दोनों में जल का अभाव है। तो ये आपका 1 और 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 107 को देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ का उद्गम होता है? 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से एक उत्तर की तरफ जाती है और अंत में जाकर किसी से मिलकर वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ जाती है। यानी ये ऐसा कार्य है, अमरकंटक पहाड़ी की ये बात कर रहे हैं। अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी, जो थोड़ा उत्तर की तरफ जाकर गंगा नदी के पास जाकर मिलती है, और एक निकलती है दोस्तों यहाँ से नर्मदा नदी।
तो नर्मदा निकलती यहाँ पर जो है वो जो है जो अरब सागर की तरफ जाती है पश्चिम की तरफ बहकर। तो ये अमरकंटक पहाड़ी की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 108 को देखें तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है। देखें, कह रहे हैं विचार करके बताना है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो मेरे भाई क्यों नहीं है? बहुत सी नदियाँ हैं, जैसे भवानी, कंबानी, ऐसे करके नाम आप देखेंगे। हाँ, ज़्यादातर उधर ही बहती हैं पश्चिम तरफ, लेकिन पूर्व की ओर भी बहती हैं। इसका मतलब ये बात यहाँ पर गलत हो गई। केरल की ओर पूर्व की ओर नदियाँ नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कह रहे हैं मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। भाई मेरे भाई, नर्मदा ताप्ती तो है ना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका डी बन जाएगा, कोई यहाँ पर सही नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का है, जानते हैं आप लोग। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसी, तो वही गोदावरी को ही कहते हैं हम लोग। आगे अगर देखें 111 में, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में यही गोदावरी सबसे लंबी नदी है। तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा अब आपका। इसको लेकर 3 प्रश्न आप उसी संबंधी देख लिए। तो कह रहे हैं कि परीक्षण को नीचे कूट की सहायता से हमें चुनना है, बताना है। तो देखें, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई सारा फैक्ट आप यहाँ पर सीखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं देवप्रयाग अलकनंदा, यानी देवप्रयाग अलकनंदा में भागीरथी के संगम पर स्थित हैं। तो बिल्कुल हम लोगों ने ट्रिक बनाया है, दाब से यहाँ पर दाब, डी से क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी से हो जाता है देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी। तो ये बात बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग करें हैं अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो बिल्कुल इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया है राम। तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो अलकनंदा नदी यह बद्रीनाथ से बहती है, तो ये भी सही है दोस्तों, नो डाउट। अब आगे करें केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो दोस्तों केदारनाथ यहाँ पर जो इन्होंने लिख दिया है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है दोस्तों। ये केदारनाथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये बद्रीनाथ होना चाहिए था। बद्रीनाथ में दोस्तों शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका आंसर होगा, तो ए हो जाएगा। आपका कन्फ्यूजन दूर कर दें अगर होगा तो। ये मान लीजिए 4, तो शंकराचार्य जी ने 4 जो है पीठों का जो दोस्तों स्थापना किया था। तो नॉर्थ में दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों बद्रीनाथ, उत्तराखंड में ये बद्रीनाथ, और अगर पूरब की बात करें तो यहाँ पर ये गोवर्धन मठ हो जाता है दोस्तों। गोवर्धन मठ ये कहाँ है? ये ओडिशा में है, ये भी जानते हैं। और दक्षिण में दोस्तों ये श्रृंगेरी ये कहाँ है दोस्तों? यह चिकमंगलूर में है दोस्तों, ये भी जानते हैं। और पश्चिम में ये कहाँ है? गुजरात के द्वारिका में, जो शारदा मठ के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखे रहेंगे। आगे चले, यहाँ पर हम लोग देखें 113 वाले में अगर देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। तो एक तरफ स्थल, एक तरफ नदियों का संगम। तो वही जो मैंने बताया, रुद्रप्रयाग राम यानी अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग नाम, तो नाम कहाँ है? चले आगे देखते हैं। कर्णप्रयाग में हम लोग कांप कहते हैं, KAP। तो अलकनंदा पिंडार हो जाएगा यहाँ पर। देवप्रयाग अभी आया था जस्ट, दाब। तो अलकनंदा भागीरथी। तो नंदप्रयाग आ जाएगा यहाँ पर, विष्णु गंगा मंदाकिनी। तो ये हो जाएगा आपका। तो ए वाला तो आपका 2 पे चला जाएगा, ए वाला 2 पर, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला 4 पे। आगे बढ़े, हम लोग देखते हैं यहाँ 114 में जो पूछा जा रहा है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी किससे संबंधित है दोस्तों यहाँ पर? तो ये अलकनंदा से संबंधित है। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है? यह काली नदी की है। आगे हम लोग देखें अगर 116 में, तो कह रहे हैं यहाँ पर 116 में कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा भागी, तो यहाँ पर यानी ये क्या बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर? यानी A और B। तो A और B की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दाब की बात करें, यानी देवप्रयाग हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे छोटा छोटा ट्रिक बनाकर याद किया है, तो जो दिमाग में हमेशा के लिए बन गई है। तो कह रहे हैं कि किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम है? तो अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम है, तो A B वही वह हो जाएगा हमारा, रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर राम नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा, यही हो जाएगा हमारा, यह अलकनंदा और भागीरथी। तो A B दाब
दाब हो जाएगा, यही देवप्रयाग हो जाएगा। से पूछा जा रहा है, एक तरफ आपको जनजाति दी गई है, एक तरफ निवास स्थान, करें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आप पकड़िए। तो दोस्तों बुक्सा दोस्तों यहाँ पर ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, ये आप देखेंगे उत्तराखंड में आप देखेंगे तो वहाँ पर ये उत्तराखंड से संबंधित है ये बुक्सा, ये तो सही है। दूसरा करें कोल, कोल जबलपुर, जबलपुर दोस्तों ये भी यहाँ पर सही है, मध्य प्रदेश के जो है यहाँ पर ये कोल जो जबलपुर है वहाँ से ये संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ पर ये है मुंडा छोटा नागपुर, ये भी सही, आँख मूंद कर कह सकते हैं। तो ये तीनों जब सही है तो गलत आपका यही होगा, जो कोरबा यहाँ पर दे दिया है यह कोडगू से संबंधित नहीं है। कोडगू पहले जान लीजिए, कोडगू कहाँ से है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ये कोडगू दे दिया गया है तो ये कोडगू ये कर्नाटक से संबंधित है, ये कर्नाटक से संबंधित है। तो यहाँ पर ये कोरबा में फिर क्या है दोस्तों, तो ये कोरबा कहाँ से संबंधित है, तो कोरबा ये छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 119 को देखें तो यहाँ पर आपको राज्य दिया है, जनजाति दी गई है, तो कौन राज्य और जनजाति सही से मैच नहीं है तो उसको बताना है। तो मेरी जो है जनजाति ये असम से ही संबंधित है, बिल्कुल ये वाला तो सही है आपका यहाँ पर। और नागालैंड कोन्याक जो है जनजाति का नागालैंड से ही है। अपतानी अरुणाचल प्रदेश से ही है। यहाँ पर जो लंबाटा दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो इन्होंने कह दिया मध्य प्रदेश लंबाटा है, तो यहाँ पर इन्होंने ये गलत सुमेलित किया है। लंबाटा एक बंजारा जनजाति है जो हमेशा टहलती घूमती रहती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह जो है ये वहाँ पर है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा, गलत यही है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखें 120 में कर रहे हैं तो वही है, कई सारा आपका जनजातियों संबंधित मामला यहाँ पर फिट होगा। तो कह रहे हैं कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ज़रा हम लोग पता करें, आखिर देखें कि कौन सा फिर हमारा एक सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ से शुरू से देखना शुरू करें अगर, तो यहाँ पर हमारा शेरपा तो नेपाल में ही है, बिल्कुल है दोस्तों, ये तो हमारा सही है यहाँ पर, नो डाउट। और थारू तो उत्तराखंड में ही है, और उत्तर प्रदेश की थारू सबसे बड़ी जनजाति है, आप लोग जानते हैं। और टोडा तो दक्षिण भारत में है दोस्तों, वही आप लोग जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ी की तरफ। ये तीनों तो सही हैं, इसका मतलब गलत हमारा यही है। जो यहाँ पर आपको जो जुलू दे दिया है मेरे भाई ना, ये जुलू जो है ये इससे संबंधित नहीं है। फिर ये कहाँ से है जुलू दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर ये उड़ीसा जो दे दिया है यहाँ नहीं है, यह साउथ अफ्रीका से संबंधित है, उड़ीसा की ये जुलू नहीं है, पढ़े होंगे आप। तो 21 वाले को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है एक तरफ स्थान एक तरफ जनजाति, तो यहाँ पर पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर बनेगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा एक तरफ यहाँ पर हमें दे दिया है कि सहरिया, तो सहरिया ये शिवपुर से मध्य प्रदेश संबंधित हो जाएगी, यानी डी वाला 4 पे जाएगा। तो डी वाला 4 पे जाएगा तो हमारा ए और डी तो ये नहीं हो सकते, तो ये हमारा नहीं हो सकते। और आगे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमारा आगे अगर इधर देखें तो हमारा ये छिंदवाड़ा, तो ये जो हमारा छिंदवाड़ा है ये भी तो यहाँ पर मिलान करना है मेरे भाई ना, तो हमें हमारा ये मंडाला जो है ये गोंड से संबंधित है, ये गोंड से संबंधित ये हो जाएगी, जनजाति है। तो इसका मतलब बी हमारा 3 पे जाएगा, बी 3 यानी ए वाला डी 4 और बी 3। तो मेरे भाई दोनों में ही ऐसा है, फिर भी मामला नहीं बना। तो अब हम कहाँ पर चलें, यहाँ पर देखें झाबुआ को अगर देखें दोस्तों हम लोग, तो यह एक तरह का हमारा ये जो झाबुआ है यह भील से संबंधित है, यस ये वाला यहाँ पर चलाया जाएगा। अब हमारा काम बन गया, ये हमारा काम यानी ये सी वाला हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा बड़ा अजीब अजीब से दे दिया है यहाँ पर। तो 122 वाले का अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है मेरे भाई, वही अपने यहाँ अंडमान निकोबार में। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कह रहे हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में औंज जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये जो औंज जनजाति के लोग निवास करते हैं मेरे भाई, ये आखिर ये औंज यहाँ पर क्या है जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। तो ये अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर ये यही है ओंज जनजाति, ओंड शैम्पेन ये यहीं से है, अंडमान निकोबार से ही है। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ तो 124 में कह रहे हैं जारवा जनजाति। जारवा जनजाति के लोग दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ है, तो ये भी अंडमान निकोबार से संबंधित है यहाँ पर।
तो जारवा वाला भी यहीं से हो जाएगा। तो आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ 25 वाले को, तो 25 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है थोड़ा देखें। इस समय सारे के सारे लगभग फैक्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, तो फैक्चुअल प्रश्न ही है। तो आपका 1 सेकंड, ये क्या हो रहा है यार, तो आपका ये क्या हो रहा है यार। तो जारवा जनजाति पाई जाती है, ये कहाँ है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार में, यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, यही जारवा जनजाति। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर देखें तो आप में 126 में जो और पूछा जा रहा है, सर्वाधिक आद्य जनजाति। आद्य जनजाति मतलब सर्वाधिक प्राचीन समय के, जो पारंपरिक रूप से अभी जीवन आ रहे हैं, ना तो टेक्नोलॉजी से जुड़ पाए हैं, ना तो वो जो आधुनिक जीवन से, तो ये कौन है दोस्तों, तो यही है आपका ये जारवा ही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे अगर चले हम लोग यहाँ पर देखें तो 127 में जो पूछा जा रहा है आपसे, क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य बताना है। तो क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन है, सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल मामले में देखेंगे तो मेरे भाई राजस्थान है, सबसे बड़ा ये है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर चौथे नंबर पर यूपी है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो 3 बड़े, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ आज हमारी जो भूगोल की, जियोग्राफी की जो टेस्ट सीरीज थी, तो इसका जो पार्ट बी बचा था हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो आपके 23 प्रश्न बचे हैं वो करंट अफेयर्स के हैं। तो करंट अफेयर्स में हर टेस्ट सीरीज का रोके रहा हूँ, बाद में दोस्तों इसको पूरा डिटेल में एक समराइज करके बनाएंगे, तो यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आप जीएस को ही, आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है इसको निपटा लेंगे, तो अंत में हम दोस्तों इन सभी का दोस्तों एक पूरा कंपाइलेशन लेकर आएंगे, तो आपको करवाएंगे। तो चलें हम लोग मिलते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।